Hello students, how are you? Hope you all are fine at your places. Students, we left with one topic of the planning chapter, that is types of plans. This is the last topic of our chapter. Today we will discuss this topic in this video lecture. Students, types of plans. Plan होता क्या है एक्चुअल में? What plans actually are? Plan क्या होते हैं? Plans are a specific set of actions, specific set of actions या decided course of actions which help the organization to achieve its objective. एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस जो भी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया होगा कि जिसकी हेल्प से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराने में हेल्प करे. मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्लान के अकॉर्डिंग ही करते हैं. हमने सारे कोर्स ऑफ एक्शंस या फ्यूचर डिसीजंस जो हैं वो हमारे पहले ही क्या होते हैं, डिसाइडेड होते हैं. तो उन स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्शंस को ही प्लान कहा जाता है. कि जैसे मैं कहूँ कि जो हमारे टारगेट होते हैं वो तो हमें क्या है कि व्हाट टू डू, और जो ये सारे प्लान्स हैं ये क्या है, हाउ टू डू. मतलब ऑब्जेक्टिव्स जो भी होंगे उसमें तो हमें ये बता दिया जाता है कि भाई हमें क्या अचीव करना है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट प्लान्स बनाने होते हैं. तो प्लान्स हमें बताते हैं कि हाउ टू अचीव सच ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या करना है, प्लान्स मतलब कैसे करना है. तो जो हम एडवांस में ही डिसीजन मेकिंग करते हैं फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस या स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्शंस जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, उनको ही प्लान्स कहा जाता है. तो प्लान्स बेटा दो तरीके के होते हैं. प्लान्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ यूजेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी. मतलब उनकी ड्यूरेबिलिटी यानी कि टाइम बेसिस पर उनके, और उनकी यूजेबिलिटी के यानी कि उनकी जो उपयोगिता है उसके ऊपर उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है. फर्स्ट वन इज सिंगल यूज प्लान एंड सेकंड वन इज स्टैंडिंग प्लान. अब ये सिंगल यूज प्लान जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल यूज मतलब जो प्लान हम बनाते हैं सिर्फ एक टारगेट को अचीव करने के लिए. टारगेट नहीं, द प्लान विच इज यूज्ड वंस. ठीक है, कोई भी प्लान जो हमें सिर्फ एक बार यूज करना हो और उसके बाद वो क्या हो जाए, एक तरीके से मतलब हम उसको एलिमिनेट करते हैं, खत्म करते हैं. ठीक है, तो उस प्लान को हम क्या बोलेंगे, सिंगल यूज प्लान. जो सिर्फ एक बार ही यूज किया जाए, यूज करने के बाद अपने आप ही वो क्या हो जाए, मतलब यूज एंड थ्रो वाला काम है. तो सिंगल यूज प्लान आर दोज प्लान विच आर यूज्ड वंस. ठीक है, जो एक बार ही यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो वो कैसे होंगे बेटा, नॉन रिकरिंग नेचर के होंगे. कैसे होंगे, नॉन रिकरिंग नेचर के होंगे. एक बार यूज करने के बाद वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं बच्चे, खत्म हो जाते हैं. दोबारा से वो रिपीटेडली यूज नहीं किए जाते. उनका एक एग्जांपल जैसे बजट. ठीक है, बजट या फिर प्रोग्राम. ठीक है, जैसे सपोज करो योर सिस्टर्स मैरिज है. ठीक है, आपके सिस्टर की मैरिज का जो प्लान होगा वो सिर्फ सिस्टर की मैरिज में ही एप्लीकेबल होगा, पड़ोसियों की शादियों में नहीं होगा. या फिर जो आपके, जैसे आपकी सिस्टर की मैरिज हुई दूसरे प्लान से हुई, सेम उसी प्लान से आपके ब्रदर की या आपकी मैरिज नहीं होगी, उसमें डिफरेंट प्रोग्राम होगा. ठीक है, यानी कि प्रोग्राम क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे. अभी आप समझ लो सिर्फ कि भाई कौन से सिंगल यूज होते हैं और कौन से स्टैंडिंग प्लान होते हैं. अब वैसे ही बजट, आपने सपोज करो कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है, उसका बजट आप बना रहे हो, तो वो किसके लिए बनाया जा रहा है, फैमिली फंक्शन के लिए. या जैसे सिस्टर की शादी के लिए आप बजट बना रहे हो. ठीक है, सिस्टर की शादी का एक प्रोग्राम है, उसके लिए आप बजट बना रहे हो. तो बजट किसके लिए है, सिस्टर की मैरिज के लिए. जैसे ही सिस्टर की मैरिज खत्म हो जाएगी वो बजट अपने आप ही जो है वो खत्म हो जाएगा. वो बजट हम दोबारा से ब्रदर की मैरिज में सेम बजट नहीं होगा, उसमें बजट अलग होगा. क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग जो है सिचुएशन हो सकती हैं. तो एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं वो सिंगल यूज होते हैं. इनके एग्जाम्पल दो ही हैं बेटा, क्या, बजट और प्रोग्राम.
ये होते क्या है अभी हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। सिंगल यूज और स्टैंडिंग का मतलब अभी आप समझ लीजिए सिर्फ। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडिंग। स्टैंडिंग इसका रिवर्स होता है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट। कैसे? जैसे हमने अभी पढ़ा कि सिंगल यूज क्या है, एक बार यूज जो किए जाए, बट जो प्लेस रिपीटेडली यूज किए जाए, ठीक है, रिपीटेडली यूज्ड इन बिजनेस, उनको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, स्टैंडिंग प्लेन बोलेंगे। ये कैसे होते हैं बेटा? रिकरिंग नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? रिकरिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, ये तो क्या है, ये टाइम बाउंड होती है, जैसे वीक, मंथ और अ डे। कई बार एक दिन के लिए हम प्लान बनाते हैं, या वीक या मंथली बेसिस पर जो प्लान बनेंगे वो सिंगल यूज होंगे, लेकिन ये एनुअली होते हैं या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा लंबे समय के लिए ये बनते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का कि एक बार जो प्लान बना दिया वो ऐसे सेम एज इट इज चलता रहेगा, नहीं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंज होते हैं ना, उनके हिसाब से हम अगर जो भी जरूरत है चेंजेस करके उन प्लान्स को मॉडिफाई कर देते हैं, उनको बोलते हैं प्लानिंग, सॉरी स्टैंडिंग प्लान्स। जैसे इसके एग्जांपल हैं आपके पॉलिसी, रूल्स, प्रोसीजर। ठीक है, पॉलिसी, रूल, प्रोसीजर, और एक आपका हो जाएगा इसमें मेथड। ठीक है, तो ये इनके एग्जांपल है। अभी एक्चुअली पॉलिसी, रूल्स और प्रोसीजर्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे अभी इधर। तो आपको सिर्फ अभी इतना समझना है कि जो हमारे प्लान्स होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? सिंगल यूज, जो एक बार यूज होते हैं, एक बार यूज करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, फिर दूसरे प्लान्स बनाए जाते हैं। उनके एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे मैंने बताया बजट और प्रोग्राम, वो एक वीक के लिए भी हो सकते हैं, एक मंथ के लिए भी हो सकते हैं, और कई बार सिंगल डे के लिए भी हो सकते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स जो होते हैं बेटा, स्टैंडिंग प्लान्स जैसे सिंगल यूज तो एक बार यूज होता है, स्टैंडिंग प्लान रिपीटेडली यूज होता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, रिकरिंग नेचर का, बार बार यूज किया जाता है उसी को, सेम प्लान को। इसके एग्जांपल है पॉलिसी, रूल्स, प्रोसीजर्स, मेथड्स। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो ये ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी है, ये किसी भी प्लान में नहीं आते, ना तो स्टैंडिंग प्लान में आते हैं, ना ये सिंगल यूज में आते हैं। सिंगल यूज में तो ये इसलिए नहीं आते बच्चे क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, कोई एक वीक, मंथ या डे के लिए नहीं बनाए जाते, लॉन्गर पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडिंग प्लान में इसलिए नहीं होते क्योंकि ये रिपीटेडली यूज नहीं होते, हम इनको रिपीटेडली नहीं बनाते। हालांकि इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत लंबी है एज कंपेयर टू सिंगल यूज, बट ये स्टैंडिंग प्लान इसलिए क्योंकि ये रिपीटेडली यूज नहीं होते बेटा। ठीक है, रिपीटेडली यूज नहीं होते, बस इतना ही इनका लॉजिक है हमारे पास। तो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी हमेशा याद रखना, ना तो ये सिंगल यूज है और ना ही स्टैंडिंग प्लान में आती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी जो है सिंगल यूज से इनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, पर इनको हम रिपीटेडली यूज नहीं करते, इसलिए स्टैंडिंग प्लान भी नहीं आते। स्टैंडिंग प्लान तो रिपीटेडली यूज होते हैं ना, ये रिपीटेडली नहीं होते दोनों, इसीलिए किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। अंडरस्टैंड बच्चा? अब जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने कि व्हाट टू अचीव, हमें क्या अचीव करना, उसके बेसिस पर हम इनको कैटेगराइज करते हैं बेटा 8 कैटेगरीज में। स्टैंडिंग प्लान्स, व्हाट टू अचीव, ठीक है, व्हाट टू अचीव, क्या करना है हमें, किस तरीके से करना, उसके बेसिस पर ये प्लान्स जो हैं ये हमने 8 प्लान्स में डिवाइड किए हैं। अब इनको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। अगर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर एक बार माइंड में फिट कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ना ही कंफ्यूजन होगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सबको पता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेसिक रीजन होता है बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्या है? इट डिस्क्राइब द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और फ्यूचर पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव। कि हमारी जो मैनेजमेंट है,
मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में किस पोजीशन तक पहुंचाना चाहती है, वो फ्यूचर पोजीशन ही क्या है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स आर द डेस्टिनेशन वेयर एनी मैनेजमेंट वांट्स टू रीच। एक डेस्टिनेशन जिस पर मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाना चाहे उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है बेटा, सेट बाय टॉप लेवल। कौन करता है, टॉप लेवल करता है। हमेशा याद रखना टॉप लेवल ही सेट करता है, क्योंकि हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस में भी पढ़ा था, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे सेट द पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव सेट करती है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बेटा, एक तो टाइम बाउंड होते हैं। ठीक है, जैसे बाय द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद, मतलब एक साल में ये काम करना, बाय द एंड ऑफ द, यानी कि साल के खत्म होने से पहले हमें ये काम करना है। जैसे 10% इंक्रीज इन सेल्स, ठीक है, या 5% हाइक इन प्रॉफिट्स, ठीक है, या फिर कह सकते हैं 25% इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय द एंड ऑफ द, बाय 2020 कर लो। ठीक है, तो इस तरीके के जो ये हमारे होते हैं एग्जांपल्स, ये किसके एग्जांपल है बेटा, किसके एग्जांपल है, ऑब्जेक्टिव के एग्जांपल है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हमारे क्वांटिटेटिव स्टैंड होते हैं या एंड रिजल्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बेटा, एंड रिजल्ट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, टू विच द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू रीच, या व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, ये एंड रिजल्ट्स होते हैं। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है सेट करती है, और ये क्या होते हैं बेटा, टाइम बाउंड होते हैं। इनके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, जैसे 10% इंक्रीज इन द सेल्स, या 5% हाइक इन द प्रॉफिट्स, या 25% इंक्रीज इन द प्रोडक्शन बाय 2020। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, क्या होते हैं बेटा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारी जो फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स है वही क्या है, ऑब्जेक्टिव। फ्यूचर में हमें काम क्या करना है, वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है बच्चे, अब आते हैं स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी को वैसे तो हिंदी में बोलते हैं बेटा रणनीति। रणनीति, थोड़ा देख लेना बेटा, मेरी जो हिंदी है ना थोड़ी सी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। रणनीति, रणनीति का मतलब क्या होता है, रणनीति का मतलब ये है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमारे सामने कुछ चैलेंजेस प्लेस करते हैं, कुछ चैलेंजेस हमारे सामने रख देते हैं। तो उन चैलेंजेस को डील करने के लिए, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें कुछ क्या बनानी पड़ती है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स अ ब्रॉड काउंटर्स टू द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे बिजनेस, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है उसको एक ब्रॉड काउंटर प्रोवाइड करती है। क्या स्ट्रेटेजी, काउंटर का मतलब होता है कि स्पेस प्रोवाइड करती है, उसको हेल्प करती है टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन ए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो स्ट्रेटेजी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही जो है सेट करता है, सेट बाय टॉप लेवल। ठीक है, टॉप लेवल। अच्छा, दो चीजों को हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है, कीपिंग इन माइंड, कीपिंग इन माइंड, मैंने भी बताया कीपिंग इन माइंड कौन सी दो चीजें, फर्स्ट कॉम्पिटिटर्स, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हमें ध्यान में रखना है, और दूसरा हमें क्या रखना है, बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट और कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखकर कैसे हमें टफ कंपटीशन देना है अपने कॉम्पिटिटर को, कैसे हमें सबसे ज्यादा अच्छा करना है मार्केट में, उसके लिए हम एक प्लान बनाते हैं जिसका नाम है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स अ ब्रॉड काउंटर टू द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और एक इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ठीक है, ये व्यापक है, व्यापक।
ठीक है, इस तरीके से कुछ लिखते हैं। व्यापक का मतलब होता है कि जो सारी तरफ मतलब मल्टी डायमेंशनल जो हो, सब तरफ जो देखकर चले, विच कीप इन माइंड द ओवरऑल सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है बेटा, इसमें ना 3 डायमेंशंस आती है इसकी, 3 डायमेंशंस, ये हमेशा याद रखना। 3 डायमेंशंस कौन सी हैं? पहला तो जो हमारी जो स्ट्रेटजी है ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखती है। क्या? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। भाई हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है, उन सारी चीज़ों को देखकर स्ट्रेटजी सबसे पहले फोकस करती है कि हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर, नहीं, हमें कब तक और कितने समय तक बिजनेस करना है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बात ये करती है। दूसरा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमारे उन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर कोर्सेस ऑफ एक्शन। ठीक है, हम एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं, एलोकेट द रिसोर्सेस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये 3 बातें हम याद रखते हैं स्ट्रेटजी के अंदर, हमेशा याद रखना, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 डायमेंशन होती हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की या स्ट्रेटजी की। पहला है कि हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उनको हम क्या करेंगे बेटा, आइडेंटिफाई करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, और एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस जो पर्टिकुलर होगा उसको अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्टिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस। ठीक है, या ऐसे लिख लो, अडॉप्टिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेटिंग द रिसोर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रेटजी का हमेशा याद रखना, स्ट्रेटजी कौन सेट करता है, टॉप लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है वो स्ट्रेटजी सेट करती है। स्ट्रेटजी जो होती है वो डील करने के लिए होती है कि आउटसाइडर्स को, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में और कॉम्पिटिटर्स में जो भी चेंजेस हो रही हैं, उनकी वजह से जो भी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, रणनीति के तहत ही काम करना होता है। तो उस रणनीति को ही स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। जैसे भाई हमारे एग्जांपल्स, जैसे सपोज करो पेप्सी और कोको कोला। ठीक है, अगर सपोज करो पेप्सी ने अपने प्राइसेस कम कर दिए हैं तो कोको कोला को भी एक काउंटर प्लान तैयार करना होगा। उस काउंटर प्लान को ही स्ट्रेटजी कहते हैं। जैसे टी और कॉफ़ी का आपने इकोनॉमिक्स में भी एग्जांपल पढ़ती हो कि अगर टी के प्राइसेस कम हो जाएं तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाती है। अब कॉफ़ी वालों को एक काउंटर प्लान तो तैयार करना होगा कि भैया टी वाले हमें एक चैलेंज फेस कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं हमारे सामने, तो हमें उसे कैसे डील करना है। तो उसको डील करने के लिए हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब सपोज करो किसी फर्म को एडवर्टीजमेंट करनी है, ठीक है, उसके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे वो टीवी पर भी कर सकता है या रेडियो पर भी कर सकता है, ठीक है, या न्यूज़पेपर में भी कर सकता है, और सबसे बेस्ट है सोशल मीडिया। तो इन तीनों में से जो भी सिलेक्शन करेंगे वो भी एक रणनीति है, एक स्ट्रेटजी है कि हमें सबसे बेहतर कैसे करना है। ठीक है, या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट करना। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट है वो हमारे कस्टमर तक कैसे जाएं, कैसे पहुंचेंगे, डायरेक्ट सेल करेंगे, रिटेलर्स के थ्रू, इंटरमीडिएटर्स के थ्रू, किस तरीके से। तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेक्शन करना, एडवर्टीजमेंट का सिलेक्शन करना किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, प्राइसिंग पॉलिसी है। जैसे प्राइसिंग पॉलिसी में भी हमारा एक तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो सकता है। भाई सेल्स मैक्सिमाइजेशन कब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम कब बेच पाएंगे, जब हम प्राइस कम रखेंगे। और अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा, जब हम प्राइस ज़्यादा रखेंगे। तो इन दोनों का सिलेक्शन भी स्ट्रेटजी में आता है। तो इस तरीके के जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं वो स्ट्रेटजी के होते हैं। तो स्ट्रेटजी जो है रणनीति होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको सेट करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट और कंपटीटर्स के जो एक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखकर की जाती है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, इट प्रोवाइड्स अ ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट टू द ऑर्गेनाइजेशंस
एंड इसकी 3 डायमेंशंस होती हैं। जैसे सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है क्या, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। उन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन हमें डिसाइड करना है। उसके बाद उस कोर्सेज ऑफ एक्शन में कुछ रिसोर्सेज भी हमें चाहिएंगे, उन रिसोर्सेज को एलोकेट करना। तो ये 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखना स्ट्रेटजी में आते हैं। इसके बाद है पॉलिसी। देखो जैसे हमारी ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव में तो हमने पढ़ा कि व्हाट टू बी डन, व्हाट टू बी डन। इसमें तो हमने पढ़ा कि व्हाट टू बी डन, और पॉलिसी में होता है हाउ इट इज टू बी डन। ठीक है, मतलब यहां पर तो हमने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव में कि हमें क्या करना है, क्या हमारे एंड पॉइंट्स हैं या एंड रिजल्ट्स हैं टुवर्ड्स विच ऑल द एक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर चैनलाइज्ड। और पॉलिसी क्या होती है, हाउ इट इज टू बी डन, कि हमें जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं वो किस तरीके से करने हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ना बच्चे, ऑब्जेक्टिव्स सॉरी जो हमारी पॉलिसी होती है, पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, जनरल गाइडलाइंस बोलते हैं। जनरल गाइडलाइंस, ये हमारे लिए जनरल गाइडलाइंस होती हैं। किसके लिए, फॉर मैनेजर्स। ठीक है, मैनेजर्स के लिए क्या है, ये जनरल गाइडलाइंस है जिनके अंदर रहकर ही मैनेजर सारे डिसीजंस लेता है। ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, पैरामीटर्स। ठीक है, within which a manager may function। ठीक है, पॉलिसी जो है वो कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कर सकता है अपने अपने लिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट भी कर सकती है, मिडल भी और लोअर भी अपने अपने लिए। ठीक है, पॉलिसी जो होती है वो मेजर पॉलिसीज भी होती हैं। मेजर पॉलिसीज जो होती हैं वो आउटसाइडर्स के लिए होती हैं, आउटसाइडर्स से डील करने के लिए मेजर पॉलिसीज होती हैं। माइनर पॉलिसीज जो होती हैं वो इनसाइडर्स के लिए होती है। माइनर पॉलिसीज वो किसके लिए होंगी, इनसाइडर्स के लिए होती है। ठीक है, मेजर पॉलिसीज जो है आउटसाइडर्स के लिए, और माइनर पॉलिसीज जो होती हैं वो इनसाइडर के लिए होते हैं। आउटसाइडर्स कौन होते हैं, जैसे हमारे कस्टमर हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स, ये सारे। ठीक है, और इनसाइडर्स कौन होंगे, हमारे एम्प्लॉइज होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो पॉलिसी क्या होती है बेटा, जनरल गाइडलाइंस होती है फॉर एवरी मैनेजर्स। एवरी मैनेजरल डिसीजंस इज टेकन कीपिंग इन माइंड द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसी क्या है, एक पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब एक बाउंड्री लाइन है, एक फ्रेमवर्क है विद इन विच द मैनेजर में फंक्शन। यानी कि एक जो पॉलिसी है ना, एक हमारी अथॉरिटी या डिस्क्रिशन मतलब अथॉरिटी होता है, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। उस डिस्क्रिशन के अंदर रहकर ही हमें काम करना होता है। वो कौन डिस्क्रिशन कौन बताता है, पॉलिसी बताती है। तो पॉलिसी जनरल गाइडलाइन से एक पैरामीटर्स हमें बताती है जिसके अंदर रहकर ही मैनेजर को सारे सारे डिसीजंस लेने होते हैं। कोई भी मैनेजर पॉलिसी के बाहर जाकर डिसीजन नहीं ले सकता। पॉलिसी 2 तरीके की होती है, मेजर पॉलिसी और माइनर। मेजर जो है वो आउटसाइडर्स के लिए होती है, मिनी माइनर जो है इनसाइडर्स के लिए होती है। अब पॉलिसी क्या है बेटा, कि पॉलिसी हम जो रूटीन मैनेजर का जो रूटीन वर्क होता है, जो रूटीन फंक्शंस उसके होते हैं, उसे बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। तो एवरी डिसीजंस आर टेकन अंडर द पैरामीटर्स और अंडर द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द पॉलिसी। पॉलिसी हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करती है जिसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। जैसे रिटर्न पॉलिसी, आप किसी शॉप पर जाते हो, सामान वापस करते हो, सामान के लिए वो कह देता है कि भैया 2 बजे के आना, आफ्टर 2 PM। ठीक है, 2 बजे के बाद ही जो है हम रिटर्न करते हैं। ठीक है, या कई जगह लिखा होता है नो रिटर्न, लिखा होता है ना। ठीक है, फिक्स्ड प्राइस, आप शॉप पे देखते हो कि फिक्स्ड प्राइस लिखा होता है, और कई जगह लिखा होता है आज नगद कल उधार, इस तरीके से। या कैश
सेल्स ओनली लिखा होता है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे पॉलिसी हैं। अब मैनेजर हमारी जो मैनेजमेंट है उसने कहा है कि रिटर्न पॉलिसी नहीं है, हम रिटर्न नहीं करते। तो रिटर्न नहीं करते तो इसका मतलब मैनेजर जो है वो डिसीजन उसके बाहर ले ही नहीं सकता। मैनेजर को कह दिया गया है कि भाई रिटर्न पॉलिसी हम जो है वो अडॉप्ट नहीं करेंगे। कई जगह रिफंड, ठीक है, रिफंड जैसे आप कई बार मोबाइल में रिचार्ज करवाते हो, रिचार्ज गलती से किसी और नंबर पर हो जाता है तो वहां पर आपको रिफंड नहीं होता क्योंकि उनकी ये पॉलिसी है। तो ये हमारी पॉलिसी आती है। पॉलिसी जो है डिफरेंट होती है किससे, स्ट्रेटजी से, क्योंकि स्ट्रेटजी हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर, लेकिन पॉलिसी जो है सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने अपने लिए अलग बनाते हैं। और पॉलिसी जो है एक जनरल गाइडलाइन है, ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था, ये एक जनरल गाइडलाइन है जिसके अंदर मैनेजर जो है वो डिसीजन लेता है, ठीक है। वो आउटसाइडर्स के लिए होता है मेनली, ये आउटसाइडर और इनसाइडर दोनों के लिए होता है। और पॉलिसी जो है वो हेल्प करती है इन इंटरप्रेटिंग द स्ट्रेटजी, कि भैया हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उसने कहा है कि रिफंड नहीं करना है, रिटर्न नहीं करना है इस तरीके से, तो हम जो मैनेजर है वो इंटरप्रेट कर सकता है कि किस तरीके की स्ट्रेटजी टॉप लेवल मैनेजमेंट की है, वो क्या चाहती है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स जो थे हमारा, पहला ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी और पॉलिसी, ये थोड़े समझने वाले थे। अब बाकी के जो है बहुत सिंपल है, तो शॉर्ट में हम इनको कर लेंगे जल्दी से। रूल क्या है, एक रिजिड प्रेस्क्रिप्शन है, प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, रिजिड प्रेस्क्रिप्शन है। इसमें बताया जाता है व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो रूल्स में बताया जाता है। रिजिड प्रेस्क्रिप्शन होती है, इनमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सिंपलेस्ट प्लान कहा जाता है। ये दोनों याद रखना पॉइंट्स, एक तो एक फ्लेक्सिबल नहीं है, इनमें चेंज नहीं होते, एक सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द प्लान होता है क्योंकि कोई चेंज ही नहीं है, जैसे कहा है वैसे ही समझना है हमें, ठीक है। अगर इनका वायलेशन है तो वहां पर क्या लगता है, वायलेशन मींस फाइन, ठीक है, या फिर पेनल्टी। अगर इनका उल्लंघन किया जाता है तो हमारे ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, ठीक है। तो रिजिड प्रेस्क्रिप्शन है, सिंपलेस्ट प्लान है, वायलेशन इनका फाइन और पेनल्टी होता है। और इसमें इसके जो एग्जांपल है जैसे नो स्मोकिंग, ठीक है, या फिर नो पार्किंग, ठीक है, या फिर स्विच ऑफ द मोबाइल फोन्स while entering the office या कंपनी प्रेमिसेस, इस तरीके की जो होती है ना, तो वो रूल्स में आता है। अगर हम उनका उल्लंघन करते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, हमारे ऊपर फाइन लगता है, पेनल्टी लगता है। तो ये डिसिप्लिन इंश्योर करती हैं कि हम प्रॉपर, ये फाइन लगने की वजह से डिसिप्लिन आ जाता है लोगों में कि जो भी रूल्स हैं उनको हम फॉलो करें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, एक प्रोसेस है, और मैंने आपको बताया प्रोसेस में क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स। और ये सीरीज ऑफ स्टेप्स कैसे लेने होते हैं हमें, सीक्वेंस में। कैसे लेने होते हैं, सीक्वेंस। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर जो होता है किसी भी स्टेप्स का, उसको प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रोसीजर क्या है, एक डिटेल्ड प्रोसेस है इन विच देयर आर सीरीज ऑफ स्टेप्स व्हिच आर नीड टू बी परफॉर्म्ड इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंशियल ऑर्डर को हम एक और नाम से भी जानते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनो जो वर्ड है ना वो किसके लिए यूज होता है बेटा, वो होता है घड़ी के लिए यूज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये जो डायल होता है ना घड़ी का, इसको बोलते हैं क्रोन। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो टाइम के अकॉर्डिंग हमें स्टेप्स लेने होते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स, किसी भी टास्क को करने का एक पर्टिकुलर मैनर होता है, वे ऑफ डूइंग द जॉब होता है। तो वे जो है उसमें हमें बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स लेने की जरूरत होते हैं, और जो सीरीज ऑफ स्टेप्स एक सीक्वेंस या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिए जाएं, एक सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाएं, उसी को हम प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है।
जैसे प्रोसीजर का एग्जांपल हम, जैसे हमें किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेना, ठीक है, तो हमें किस तरीके से क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा, फिल करना होगा, फिल करने के साथ साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने होंगे, एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी, एडमिशन फ़ीस देनी होगी, और फिर वो एप्लीकेशन और एडमिशन फ़ीस हमें एडमिशन डिपार्टमेंट में जो है सबमिट करानी होगी। तो ये सारे जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं ये प्रोसीजर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड। मेथड क्या होता है? मेथड मतलब हर काम को करने का, देयर इज ए बेस्ट मैनर ऑफ परफॉर्मिंग ईच एंड एवरी टास्क ऑफ द, या ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसीजर, या किसी भी टास्क को हम करते हैं उसको हम करने का एक तरीका होता है, बेस्ट तरीका होता है। तो जो हमारे ये प्रोसीजर था इसमें क्या थे बेटा? स्टेप्स थे। क्या थे? स्टेप्स। अब हर एक स्टेप को परफॉर्म करने का एक अलग ही मेथड होता है, ठीक है। तो एक प्रेस्क्राइब्ड, या हम कह सकते हैं जो बेस्ट मैनर है ऑफ परफॉर्मिंग ए स्टेप ऑफ प्रोसीजर इज नोन एज मेथड। जैसे सपोज करो हम चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय बनाने की जो रेसिपी है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? वाटर लेते हैं, एक बर्तन में पानी लेते हैं। वाटर कितना लेना, कितने लोगों की हम चाय बना रहे हैं, उस वाटर की कितनी क्वांटिटी होगी उसके भी अलग अलग मेथड हो सकते हैं। उसमें हम कितनी शुगर ऐड करेंगे उसके भी अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज करो 1 स्पून पर पर्सन, एक पर्सन के हिसाब से कितने स्पून हमें डालने होंगे। तो अलग अलग मेथड होते हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है। एक और इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सिलेक्शन नहीं होता वैसे लिटरली, आपके लिए कह सकते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि आइए हमारे पास जो है जॉब के लिए आप अप्लाई कीजिए। तो रिक्रूटमेंट में ना हम सिलेक्शन भी करते हैं। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए, उनका रिटन टेस्ट हो, या उनका इंटरव्यू लें, या उनका डेमो लें, या उनसे कोई काम करवा कर देख लें, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, तो उनमें से किसी एक मेथड को ही अडॉप्ट करना ही मेथड है, या हम कह सकते हैं कि जो एक बेस्ट मेथड होता है ऑफ परफॉर्मिंग एनी स्टेप, या सिंगल स्टेप, या वन स्टेप ऑफ एनी प्रोसीजर और प्रोसेस, और परफॉर्मिंग एनी टास्क इज नोन एज मेथड। तो हमेशा याद रखना बच्चे, किसी भी काम को करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, उन सीरीज ऑफ स्टेप्स को प्रोसीजर कहा जाता है, और हर एक सिंगल स्टेप को परफॉर्म करने का एक अलग से मेथड होता है, या वे होता है, या मैनर होता है, उसे हम मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है बेटा? एंटायर गैमेट होता है, ठीक है, गैमेट, ठीक है, या एग्रीगेट हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को हम प्रोजेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रोग्राम क्या है? एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट होता है जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, स्ट्रेटजी भी आती है, पॉलिसी भी आती है, रूल्स भी, प्रोसीजर भी, विच इंक्लूड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कि भाई हम कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, उसको अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटजी और पॉलिसी होंगी, रूल्स क्या होंगे, ठीक है, क्या प्रोसीजर होगा, बजट कितना होगा, ठीक है, कितने हमारे फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स होंगे, फिजिकल, फाइनेंशियल, या फिर ह्यूमन रिसोर्स की हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी। ये सारी चीजें जो हैं इंक्लूड करते हैं तो हमारा एक क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, या हमें कोई बिल्डिंग, या हमें कोई ब्रिज, या फिर हमें कोई रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप, इस तरीके से कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, या कोई भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें बहुत सारे डिटेल या माइन्यूट टेस्ट, डिटेल्स जो हैं, माइन्यूट टेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो
असेंबल करनी होंगी, इकट्ठा करनी होंगी, कलेक्ट करनी होंगी, उन सब को क्या बोलते हैं हम, प्रोग्राम बोलते हैं। तो प्रोग्राम क्या है, एक प्रोजेक्ट होता है बेटा जिसमें हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सारी चीज़ें कहने का मतलब है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाएंगे, हमारी जो है स्ट्रेटजीज भी आ जाती हैं, और हमारे जो हैं पॉलिसीज़ या फिर रूल्स या फिर मेथड्स, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो प्रोग्राम क्या है, एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है अबाउट द प्रोजेक्ट। क्या है बेटा, डिटेल स्टेटमेंट है अबाउट द प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, ठीक है, कितने हमें ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए और कितना बजट होगा, ठीक है। तो माइन्यूटेस्ट डिटेल्स इसमें जो है वर्क आउट की जाती हैं, बताई जाती हैं कि क्या क्या ज़रूरत होगी हमारी, किस किस काम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट हमारा जो है वो है बजट। लास्ट जो है वो क्या है बेटा, बजट है। आप सारे समझते हो बजट क्या है, ठीक है। बजट जो होता है ना, एक हमारा क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर रहकर ही हमें सारे अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना है। ये किसी भी तरीके का हो सकता है, कैश बजट हो सकता है, फिजिकल बजट हो सकता है, या रिसोर्सेज का भी बजट हो सकता है, या फिर किसी कह सकते हैं कि हमें कितना काम करना होगा, प्रोडक्शन बजट होगा, या सेल्स बजट भी हो सकता है, ठीक है। तो बजट क्या है, एक स्टेटमेंट होती है ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ठीक है, या एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है, या स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होती है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कैसे, जैसे सपोज करो कि हमें जो प्रोडक्शन करनी है ना इस साल, वो 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। और उसमें हमें जो 1000 यूनिट्स है इसका हमें रिसोर्स भी बता दिए होंगे कि इतने रॉ मटेरियल में इतनी मशीन से और इतने वर्कर्स के साथ हमें ये काम करना है, ठीक है। तो हमारे वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होंगे, और ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो होते हैं, या एक्सपेक्टेड जो हमारे आउटकम्स होती है, ये एक टाइम बाउंड या टाइम्स या फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होती है, फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे जो हैं ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होंगे। बजट्स जो हैं वो किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन के लिए भी हो सकते हैं, परचेज के लिए भी हो सकते हैं, सेल्स के लिए भी हो सकते हैं। तो हमारा ये कैश बजट भी हो सकता है, ठीक है। तो बजट जो होगा एक हमारा यूजफुल टूल भी होता है, किसका, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का। वो कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। बजट जो होगा ना वो हमारा एक टूल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग कैसे, क्योंकि बजट जो है वो किसके लिए बनाया जाता है, फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए हमेशा बजट बनाया जाता है, पास्ट के लिए नहीं बनता। दूसरा, हम इसमें कुछ एंटीसिपेशन भी करते हैं, कितना खर्चा हो जाएगा, एंटीसिपेशन, कि भाई हमें कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने हमें कैश चाहिए। तो ये हम एंटीसिपेशन कर रहे हैं ना फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शंस का, या हम कुछ भी अनुमान लगा रहे हैं, तो इसीलिए ये फ्यूचरिस्टिक हुआ। तो हम प्लानिंग जब करते हैं, प्लानिंग में तो फ्यूचरिस्टिक है, तो इसमें कुछ प्लानिंग जैसा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए बजट को हम एक प्लानिंग ही मानते हैं। दूसरा, एक कंट्रोलिंग डिवाइस भी है, हमेशा याद रखना। बजट जो है वो एक क्या है, कंट्रोल डिवाइस है। जैसे सपोज करो आप कोई फैमिली फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या सपोज करो आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, आपके फादर ने कहा कि आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, ये ट्रिप जो है पूरा इन 10,000 रुपये में ही कर लेना। तो ये 10,000 क्या हुआ, एक कंट्रोल डिवाइस का काम करेगा। आप कोशिश करोगे कि जो मेरा ट्रिप है वो 10,000 रुपये में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो कंट्रोल डिवाइस इसलिए भी कहा जाता है कि जब आप ट्रिप पे से आ जाओगे
ट्रिप जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो जब आप अपनी पॉकेट मनी चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने पैसे बचे हैं, या फिर आपने अपने फ्रेंड से कितने और एक्स्ट्रा ले लिए। तो 10,000 से काम चल गया था, कुछ बचे हैं, या 10,000 से ज़्यादा, तो कुछ डेफिशिएंसी या डिफरेंसेस आएंगे। अब ये तो तुम्हारा क्या था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट कि भाई 10,000 रुपये में काम हो जाना चाहिए, लेकिन 11,000 रुपये लगे। जो 1,000 आपने किससे लिए, अपने फ्रेंड से लिए, किसी से जो आपके साथ गए थे ट्रिप पे, तो वो 1,000 क्या हुआ, डेविएशन हुआ। तो जहां पर भी कंपैरिजन एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का पॉसिबल हो, वहां पर कंट्रोलिंग अपने आप ही आ जाती है। तो कंट्रोल डिवाइस का ये काम करता है कि 10,000 का जो बजट है उसमें ही हम कोशिश करेंगे कि हमारा काम हो जाए। वैसे ही हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्लान्स। इनके रिगार्डिंग अगर किसी का भी कोई डाउट है तो वीडियो देखने के बाद आप प्लीज़ उन डाउट्स को पोस्ट कीजिएगा, किसमें, ग्रुप में। तो इसके साथ हमारा प्लानिंग चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। विश यू ऑल द